हेलो दोस्तों, मैं गुड्डू कुमार इस टाइम से स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्र एवं छात्राओं को स्वागत करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज क्लास 10th का इतिहास हम लोग पढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों एक टॉपिक यानी कि एक चैप्टर पढ़ा चुके हैं, जो चैप्टर का नाम था दोस्तों भारत में राष्ट्रवाद, और इसका अगला पार्ट लेकर आ रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। तो ये जानेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद क्यों हुआ था, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ, इसका क्या कारण था, उसी पर आज चर्चा करते हैं दोस्तों। आज पढ़ते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद। ये क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है। अगर इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं, इस चैप्टर को पढ़ लेने के बाद कम से कम 20 या 30% जो हिस्ट्री है क्लास 10th का वो समाप्त हो जाएगा दोस्तों। तो आज इसी पर चर्चा करते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद। आज जानते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद के क्या कारण था, किन कारणों के कारण यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो जानते हैं दोस्तों कि यूरोप में राष्ट्रवाद के क्या क्या कारण थे। तो यूरोप में राष्ट्रवाद उदय होने के 4 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण था फ्रांसीसी क्रांति, उसके बाद यूनान में स्वतंत्रता संग्राम, जर्मनी का एकीकरण एवं इटली का एकीकरण। इन्हीं 4 कारणों के कारण यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होता है। तो इन्हीं 4 टॉपिकों पर चर्चा करेंगे बारी बारी, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से इन टॉपिकों पर हम लोग आज चर्चा करते हैं। तो जानते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के क्या कारण था। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने के 4 कारण प्रमुख हैं। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने के 4 कारण प्रमुख हैं, और ये 4 कारण जान लेंगे तो पता चल जाएगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ था। इन्हीं 4 कारणों के चलते यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होता है। पहला कारण था फ्रांसीसी क्रांति। पहला कारण फ्रांसीसी क्रांति। यानी कि फ्रांस की क्रांति था। फ्रांसीसी क्रांति या फ्रांस की क्रांति था। और फ्रांस की जो क्रांति था वो फ्रांस में 3 क्रांति हुआ था। 1789 की क्रांति, 1830 की क्रांति और 1848 की क्रांति। तो इन तीनों क्रांति के बारे में जानना पड़ेगा। तो फ्रांसीसी क्रांति यानी कि फ्रांस की क्रांति, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति या फ्रांस की क्रांति। फ्रांस में 3 क्रांति हुआ। 1789 की क्रांति, दूसरा 1830 की क्रांति और तीसरा 1848 की क्रांति। तो जब फ्रांसीसी क्रांति पढ़ेंगे तो फ्रांसीसी क्रांति में तीनों क्रांति के बारे में जानना होगा कि 1789 के क्रांति का क्या कारण था, 1830 के क्रांति का क्या कारण हुआ और 1848 की क्रांति का क्या कारण। ये तीनों क्रांति पढ़ना होगा। और क्लास 10th में एग्जाम जो मैट्रिक या बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होता है उसमें 1830 और 1848 की क्रांति हर एक बार 1 साल बीच करके हर एक बार ये क्रांति आया है। दोनों में से एक न कोई क्रांति आ ही जाता है। 1830 की क्रांति आए या 1848 की क्रांति है, तो इन दोनों क्रांति को एकदम विधिवत पढ़ेंगे यहाँ पर हम लोग। अगला जानते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद उदय होने के दूसरा क्या कारण था। तो दूसरा कारण है यूनान में स्वतंत्रता संग्राम। तो दूसरा कारण है यूनान में स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि यूनान में स्वतंत्रता संग्राम क्यों हुआ था, इस पर चर्चा करेंगे। एकदम विधिवत से पढ़ेंगे इसको भी। अगला चलते हैं, तीसरा कारण क्या था, इटली का एकीकरण।
इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण। और चौथा जो अंतिम है वो था जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण। तो दोस्तों ये चारों अगर प्रमुख जो कारण है, इस चारों कारण को अगर हम एकदम विधिवत पढ़ लेते हैं तो जान जाएंगे, पता चल जाएगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद का क्या कारण था। तो पहला फ्रांसीसी क्रांति या फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति में तीन पढ़ना है, 1789 की क्रांति, 1830 की क्रांति और तीसरा है 1848 की क्रांति। तो क्रमवार इस तीनों क्रांति को पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे कि यूनान में स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि यूनान में स्वतंत्रता संग्राम क्यों हुआ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद चलेंगे दोस्तों इटली का एकीकरण, और इटली के एकीकरण को जब पढ़ लेंगे उसके बाद पढ़ेंगे जर्मनी का एकीकरण। और ये चारों जब कारण को पढ़ लेंगे तो यूरोप में राष्ट्रवाद पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। और उसके बाद एक भी क्वेश्चन इससे बचने वाला नहीं है, यानी कि ये चारों अगर पढ़ लेते हैं हम लोग विधिवत तरीके से एकदम, तो कहीं से भी क्वेश्चन आए यूरोप में राष्ट्रवाद का तो एक भी क्वेश्चन दोस्तों छूटने वाला नहीं है। ये फुल एकदम गारंटी है इसमें कि चारों हम पढ़ लेते हैं एकदम विधिवत, तो कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन भी नहीं आप लोगों से छूटेगा। तो चलो चालू करते हैं फ्रांस की क्रांति। पहले बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति पर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रांसीसी क्रांति। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का क्या कारण था। तो दोस्तों इसको मिटा देते हैं, चलते हैं 1700। सबसे पहले पढ़ते हैं 1789 की क्रांति, उसके बाद पढ़ेंगे 1830 की क्रांति और उसके बाद पढ़ेंगे 1848 की क्रांति। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इसी क्रांति पर, 1789 की क्रांति पर। तो दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति या फ्रांस की क्रांति 1789 की क्रांति हुआ था, इसका भी प्रमुख कारण है। अनेक कारण था, एक ही कारण नहीं है, इसका भी बहुत सारा कारण है। जैसे राजनीतिक कारण है, सामाजिक कारण है, सैन्य कारण है, उसके बाद आर्थिक कारण है, तो बहुत कारण था। तो इसको जानते हैं 1789 की क्रांति के क्या क्या कारण था। तो चलते हैं 1789 की क्रांति के प्रमुख कारण है, प्रमुख कारण निम्नांकित है, निम्नांकित है। चलते हैं 1789 की क्रांति के जो प्रमुख कारण है निम्नांकित है। पहला कारण है सामाजिक कारण। पहला में चलते हैं सामाजिक कारण। पहला इसका कारण है दोस्तों सामाजिक कारण। अब सामाजिक कारण में क्या हुआ था कि फ्रांस में 1789 की क्रांति हो गया। सबसे पहले तो इस पर बात करेंगे। तो सामाजिक कारण में था वहां के जो जनता थे तीन भागों में विभक्त हो गए थे। सामाजिक कारण में यही है कि फ्रांस के जो जनता थे तीन भागों में विभक्त हो गया था, यानी कि प्रथम स्टेट यानी कि सामाजिक कारण फ्रांस की जनता तीन भागों में, फ्रांस के जो जनता था तीन भागों में विभक्त हो गया था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट एवं तृतीय स्टेट। तो जो पहला कारण लेके आया है 1789 की क्रांति का वो है सामाजिक कारण। और सामाजिक कारण में बोला गया कि फ्रांस के जो जनता थे वहां के जो जनता थे तीन भागों में विभक्त हो गए थे। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट एवं तृतीय स्टेट। यानी कि प्रथम स्टेट में अब कौन लोग आते थे, तो प्रथम स्टेट में पादरी आते थे, प्रथम स्टेट में पादरी आते थे। अब द्वितीय स्टेट में कौन आते थे, तो द्वितीय स्टेट में कुलीन आते थे। और तृतीय स्टेट में किसान, मजदूर, व्यवसायी आदि लोग आते थे।
व्यवसायी यानी कि आदि लोग आते थे। तो जो समाज, वहाँ का जो समाज था, फ्रांस का जो समाज था, 3 भागों में विभक्त हो गया था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में पादरी आते थे, द्वितीय स्टेट में कुलीन आते थे और तृतीय स्टेट में किसान, मजदूर, व्यवसायी ये लोग इसमें आते थे। प्रथम स्टेट में जो पादरी थे इनका संख्या था 300 और जो कुलीनों का संख्या था ये संख्या भी था 300 और जो तृतीय स्टेट के किसान, मजदूर, व्यवसायी थे उनका संख्या था 600। तो जो प्रथम स्टेट के पादरी थे इनका संख्या था 300, जो द्वितीय स्टेट के कुलीन थे इनका संख्या था 300 और जो तृतीय स्टेट में किसान, मजदूर, व्यवसायी थे उनका संख्या था 600। लेकिन इन लोगों का मत देने का अधिकार, मत देने का अधिकार, मत देने का अधिकार, मत देने का अधिकार सिर्फ एक था। यानी कि जो प्रथम स्टेट में पादरी लोग थे किसी भी विषय पर मत देने का अधिकार एक था। संख्या था तो 300 लेकिन मत देने का अधिकार था एक। उसी प्रकार द्वितीय स्टेट में जो कुलीन थे इनका संख्या था 300 लेकिन मत देने का अधिकार यहाँ पर भी था दोस्तों एक। और उसी प्रकार तृतीय स्टेट में जो किसान, मजदूर, व्यवसायी इत्यादि लोग, इसमें 600 संख्या था लेकिन वोट देने का अधिकार इसमें भी था एक। यानी कि सभी को मत देने का अधिकार बराबर बराबर था लेकिन जो संख्या था वो बराबर नहीं था। वो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोगों की संख्या बराबर था, जबकि जो तृतीय स्टेट है इसका संख्या था 600 लेकिन मत देने का अधिकार था एक। और यहाँ पर जो राजा यहाँ के थे, प्रथम स्टेट एवं द्वितीय स्टेट के लोगों को कर में काफी छूट दिए हुए थे, जबकि तृतीय स्टेट के लोगों को कर में कोई छूट नहीं था। उन लोगों का दिक्कत हो रहा था, काफी समस्या उन लोग के उत्पन्न हो रहा था। तो ये लोग इस समस्या को लेकर राजा के पास जाते हैं और राजा से बोलते हैं कि हम लोग को काफी समस्या है, हम लोग ठीक ढंग से अपना जीवन यापन नहीं कर रहे हैं, हम लोगों से कर ज्यादा वसूला जा रहा है, इसका आप कुछ समस्या का उपाय कीजिए। तब राजा साहब बोलते हैं कि नहीं, हमारे तो दरबार में सभी व्यक्तियों से एक सामान्य कर लिया जा रहा है, कोई ज्यादा यहाँ पर कर नहीं बढ़ाया गया है। तो जो तृतीय स्टेट के लोग थे बोले कि नहीं राजा साहब, हम लोगों से ज्यादा कर वसूला जा रहा है, जबकि प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोगों से ज्यादा कर नहीं वसूला जा रहा है। तब राजा साहब बोलते हैं कि नहीं, ऐसे हमारे प्रजा में ऐसे नहीं हो रहा है, हम सभी लोगों से समान कर लेते हैं। लेकिन तृतीय स्टेट के जो लोग थे बोले कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, हम लोगों से ज्यादा कर लिया जा रहा है। तब राजा साहब बोलते हैं तृतीय स्टेट के लोगों से, ठीक है, अगर आप लोगों का विश्वास नहीं है तो इसके लिए तीनों व्यक्तियों से पूछ लिया जाए या इसके लिए मतदान करा लिया जाए, क्या किसको किसको दिक्कत है। अगर दिक्कत होगा तो कर हम घटा देंगे, कर ज्यादा वसूला नहीं जाएगा। तो इनके कहने पर राजा साहब बोलते हैं कि यहाँ पर एक मतदान करवा लिया जाए कि क्या सभी को दिक्कत है। तो मतदान होता है, तो मतदान होता है। जब मतदान होता है तो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के लोग आपस में मिल जाते हैं और इस प्रकार इन लोगों का मत दो हो जाता है, जबकि तृतीय स्टेट के लोग अकेले पड़ जाते हैं और इनका मत एक ही रह जाता है। और इस प्रकार प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट यहाँ पर जीत जाते हैं। यानी कि जो तृतीय स्टेट के लोग थे, जो राजा के पास उद्देश्य से गए थे, उसका फैसला नहीं हो पाता है। और राजा साहब बोलते हैं कि कहाँ हमारे प्रजा में समस्या है, प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट तो लोग बोल रहे हैं कि ठीक है, और आप लोग फाजुल बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग का कर बढ़ाया गया है, कोई कर नहीं बढ़ाया गया है। और ये क्यों दोनों लोग मिल जाते हैं, क्योंकि राजाओं को चापलूसी करते थे। प्रथम स्टेट के लोग और द्वितीय स्टेट के लोग राजाओं को चापलूसी करते थे, इसलिए जब मतदान हुआ तो आपस में मिल गए। और पहले से भी राजा इनको कर में छूट दिए हुए थे, इसलिए आपस में ये मिल जाते हैं और तृतीय स्टेट को छोड़ देते हैं। और इस प्रकार ये जो मतदान कराया जाता है राजा के खिलाफ, इसमें राजा साहब जीत जाते हैं और तृतीय स्टेट का यहाँ पर कुछ नहीं समस्या का हल निकल पाता है। और इस प्रकार तृतीय स्टेट के लोग हार जाते हैं। जब हार जाते हैं तब बोलते हैं कि अब राजा साहब से नहीं, अब अपने ही कुछ करना पड़ेगा, अपने ही दम पर कुछ करना पड़ेगा। तब तृतीय स्टेट के लोग विवश होकर फ्रांस में एक क्रांति कर देते हैं और यही क्रांति 1789 के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है इतिहास में। तो ये पहला सामाजिकरण था 1789 की क्रांति का।
अब दोस्तों चलते हैं इसका दूसरा कारण, सामाजिक कारण। सामाजिक कारण तो हो गया दोस्तों, अब चलते हैं इसका दूसरा कारण देखते हैं, आर्थिक कारण क्या था। वहां पर आर्थिक कारण के चलते क्यों युद्ध हुआ, तो इसको मिटा देते हैं, उसके बाद चलते हैं आर्थिक कारण पर। दूसरा इसका प्रमुख कारण है दोस्तों आर्थिक कारण। अब आर्थिक कारण में क्या हुआ था कि फ्रांस में 1789 की क्रांति हो गया। तो 1715 ईस्वी में, 1715 ईस्वी का बात है, कुछ पीछे इसका इतिहास जानते हैं दोस्तों। तो 1715 ईस्वी में फ्रांस की जनसंख्या 2.3 करोड़ था। 1715 ईस्वी में फ्रांस की जनसंख्या 2.3 करोड़ था, जबकि यही जनसंख्या बढ़कर 1789 ईस्वी में 2.8 करोड़ हो जाती है। 1715 ईस्वी में फ्रांस की जनसंख्या 2.3 करोड़ था, जबकि 1789 ईस्वी में यही जनसंख्या बढ़कर 2.8 करोड़ हो जाती है। यानी कि जनसंख्या का विकास तो बहुत तेजी से वहां पर होता है, लेकिन वहां के लोगों का जो अर्थव्यवस्था था, जो जीने का आधार था, जो भूमि का विकास था, उसका विकास नहीं हो पाया। जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ गया, लेकिन भूमि का विकास नहीं हो पाया। भूमि थोड़े ना रबड़ है कि उसको खींचेंगे तो बढ़ जाएगा, जिस कारण वहां पर क्रांति हो जाती है। यानी कि पहले 1715 ईस्वी में, मान लीजिए कि 1715 ईस्वी में एक रोटी था और इसके खाने वाले भी एक ही व्यक्ति थे। लेकिन यही 1789 ईस्वी में एक ही रोटी है और खाने वाले अनेक व्यक्ति हो जाते हैं, यानी कि 20-25 व्यक्ति होते हैं, तब तो युद्ध होना तय है। एक ही रोटी में 15-20 व्यक्ति कैसे खाएंगे? खाने के लिए तो झगड़ा होगा, आपस में लड़ाई होगा। तो यही कारण था कि फ्रांस में 1789 का क्रांति हो गया। यानी कि जनसंख्या का विकास तो बहुत तेजी से हुआ था, लेकिन वहां के लोगों को जो अर्थव्यवस्था है, जो जीने का आधार है, जो भूमि था, उसका विकास नहीं हो पाया था। और यही कारण है कि जनसंख्या के कारण वहां पर क्या हो जाता है, तो वहां पर युद्ध हो जाता है। और यह युद्ध इतिहास में 1789 की क्रांति के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। तो दोस्तों ये था आर्थिक कारण। उसके बाद चलते हैं दोस्तों राजनैतिक कारण क्या था। वहां पर राजनैतिक कारण क्या था। तीसरा कारण चलते हैं राजनैतिक कारण। राजनैतिक कारण ये भी एक प्रमुख कारण था। राजनैतिक कारण में क्या हुआ, तो राजनैतिक कारण में जानते हैं दोस्तों कि 1789 का जो क्रांति हुआ था, उसमें राजनीतिक कारण क्या था। तो वहां पर उस समय लुई 16वां का शासन था। 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 उस समय वहां के राजा लुई 16वां थे और इनका शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनिएट से हो जाता है। इनका जो शादी था ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनिएट से, मेरी एंटोनिएट से, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी मेरी एंटोनिएट से इनका हो जाता है। तो वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, अपने पापा के घर आती थी, तो ऐशो आराम की जिंदगी वो व्यतीत कर रही थी। वो राजकुमारी थी। जब इनका शादी हो जाता है लुई 16वां से, तो ये फ्रांस चली आती है और यहाँ पर भी आती है तो ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करती है, क्योंकि एक राजा की लड़की थी, राजकुमारी की तरह वह पली हुई थी। तो यहाँ पर भी आती है तो ऐशो आराम की जिंदगी अपना व्यतीत करती है और अपने राज दरबार में अपनी सेवा करने के लिए 15,000 सैनिकों को रखती है, जो कि बेफाजुल का खर्च हो रहा था। ये सैनिकों का बेफिजूल का पैसा दे रही थी। अपने सुरक्षा के लिए सिर्फ 15,000 रुपये, 15,000 सैनिक रखे हुए थे। यानी कि
बेफिजूल खर्चे कर रही थी। इनको अपने प्रजा से कोई मतलब नहीं था। इसको सिर्फ मतलब था कि हमको ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करना है। हमारे प्रजा कैसे है इसका कोई चिंता नहीं था। और अपने राज दरबार में बहुत सारे सैनिक दासियों को रखी हुई थी और 15,000 सैनिक रखी हुई थी, जो उनको मंथली पैसा भी अदा करना पड़ रहा था 15,000 सैनिकों का, जो कि बेफिजूल खर्च हो रहा था। लेकिन इसको मतलब नहीं था कि मेरी प्रजा का क्या हो रहा है, प्रजा का क्या हाल है, इससे कुछ इसका मतलब नहीं था। एक दिन की बात है, वहाँ की महिलाएं काफी दुखित थी इस रानी से। तो वहाँ की महिलाएं समूह बनाकर और रानी की राजमहल के पास जाकर एक नारा लगाने लगती है कि हमें रोटी दो, नहीं तो मौत दो। यही नारा जोरों से वहाँ की महिलाएं लगाने लगती है। तब रानी की कान में ये आवाज जाती है कि यहाँ पर कौन लोग हैं जो ये नारा लगा रहे हैं कि हमें रोटी दो, नहीं तो मौत दो। जब ये बात रानी के कान में जाता है, तब रानी अपने मंत्री को बुलाती है और बोलती है कि ये लोग क्यों यहाँ पर नारा लगा रहे हैं कि हमें रोटी दो, नहीं तो मौत दो। क्या इन लोगों का सबूत से बड़ी रोटी या ब्रेड पसंद नहीं है? क्यों ये नारा लगा रहे हैं कि हमें रोटी दो, नहीं तो मौत दो? तब मंत्री वहां पर बोलते हैं कि रानी, इन लोगों का तो सूखा रोटी नहीं मिल रहा है, तो ये लोग सबूत से बड़ी रोटी यानी कि ब्रेड कहाँ से खाएंगे? तब रानी को परिचित होता है, अपने राज्य के दरबारियों से परिचित होती है कि नहीं, मेरे जो प्रजा है कितने दुखित हैं, कितने दुखित में ये अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तब अपने प्रजा के बारे में जानती है। लेकिन अगले दिन वहां पर एक अफवाह फैला दिया जाता है कि जो लुई 16वां है गाँव में जाकर लोगों पर गोलियां चलाएगा। यह अफवाह गाँव में पूरा फैला दिया जाता है कि लुई 16वां कल गाँव में जाएगा और सभी लोगों पर गोलियां चलाएगा। तब वहाँ के जो लोग थे काफी गुस्सा में आ गए और बोले, एक तो पहले हम लोग के लिए भोजन नहीं मिल रहा है और उसके बदले में ये गाँव में आकर लोगों पर गोलियां चलाएगा। तब वहाँ के जो लोग थे अब बोले कि अब हम लोग का बर्दाश्त नहीं हो रहा है, यानी कि जो अब पानी है वो सर के ऊपर जा रहा है। तब वहाँ के लोगों आपस में एक मीटिंग बुलाते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि उसको धावा बोलने से पहले हम लोगों को उनके ऊपर धावा बोलना होगा। और यही वहाँ के लोग करते हैं, उससे धावा बोलने से पहले यहाँ के लोग धावा बोल देते हैं। यानी कि एक बास्तिल का किला था उस समय, उसी बास्तिल के किला पर लोग वहाँ पर धावा बोल देते हैं। और जो एक बास्तिल का किला था यह एक कारागाह था, यानी कि जेल था। जो भी व्यक्ति वहाँ पर गलत काम करते थे उसी बास्तिल को किला में उसको सजा दिया जाता था। तब लोग जो फ्रांस के थे उसी बास्तिल के किला पर धावा बोलते हैं और बास्तिल के किला को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन उस समय बास्तिल के किला में मात्र 7 व्यक्ति कैद थे। 7 व्यक्तियों को छुड़ा दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है। उसके बाद इस बास्तिल को किला को ध्वस्त कर दिया जाता है और उसके बाद जो लुई 16वां था उससे युद्ध होता है। और यही आगे चलकर इतिहास में 1789 के क्रांति के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। तो ये था दोस्तों राजनैतिक कार्य। तो जो फ्रांस की क्रांति 1789 की क्रांति था, इसका 3 कारण बता दिए दोस्तों।